शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो भारत टैप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द एजिस ऑफ अमृत एंड स्वच्छ भारत मिशन। तो अमृत का हमें फुल फॉर्म पता है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका 2.0 लॉन्च किया गया है 21 में। ठीक है। तो ये भारत टैप इनिशिएटिव क्या है? तो इसका एम ये है कि जितने जो हाई फ्लो होते हैं, जैसे हम अपने घरों में देखते हैं कि हाई फ्लो वाटर से बहुत जल्दी मतलब चीज़ें भर जाती है ना, और कभी ध्यान नहीं रहता तो नॉर्मल वेस्ट हो जाता है वाटर। तो बस सिंपल इसका यही एम है कि इसको कम करना है। तो जो सोर्स पे है वो ऐसे मतलब फिक्सर लगाना है, सैनिटरी वेयर हमें जो लो फ्लो का हो। ठीक है। तो यही पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस इनिशिएटिव का यही है। और जितने भी सैनिटरी वेयर है वो बीआईएस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, वो सर्टिफाइड होने चाहिए। एम है सेव वाटर, वाटर कंजर्वेशन। तो इसका एस्टिमेट किया गया है कि 40% जो वाटर है वो कंजर्व किया जा सकता है। और क्योंकि वाटर पंपिंग के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो भी इससे सेव हो सकता है, तो ये डबल बेनिफिट्स की तरह। एक अलग है निर्मल जल प्रयास। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह काम करेगा फॉर बिहेवियरल चेंज। ठीक है। तो ये है जो निर्मल जल प्रयास है, ये इनिशिएटिव है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का, जो माही में है, नरेट को। ये भी दोनों ही इनिशिएटिव है वो महुआ के अंडर काम करते हैं, और इसका एक विमेन विंग भी है। अमृत 2.0 तो हाँ 2021 में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं वहाँ 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड बेटर सीवरेज सिस्टम के लिए है। आत्मनिर्भर भारत है, उसको प्रमोट करना है। और सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर है कि कैसे हम वाटर का ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, और फिर कैसे ऑप्टिमम के साथ एंड यूज, जैसे जितने भी स्लज वाटर हैं या फिर वेस्ट वाटर है, उनको कैसे रिसाइकल करके फिर से यूज में ला सके कि जीरो वेस्ट हो। SBM 2.0 तो ये गार्बेज फ्री सिटीज है, हम ये बनाना चाहते हैं। और ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट सारे शहरों में। ODF प्लस जिसमें स्लज वाटर प्रोसेसिंग का वो है, उसमें फोकस करना है। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं कि 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए क्या है। तो ये सब हमने कई बार देखा है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। ठीक है। अधेरिंग टू द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो जैसे कह रहा है कि इरिगेशन की जो भी फैसिलिटीज हैं उसको डिसेंट्रलाइज करना है, और जो लोकल कम्युनिटी है वैसे लोकल कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच रखना है कि मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस ये सारी लोकल कम्युनिटी करेगी, ताकि वाटर अवेलेबिलिटी है वो उसको बढ़ाया जा सके, और फिर वाटर स्कार्सिटी जो प्रॉब्लम है वो एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। ठीक है। एक्ट है इसका पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट 2007 का। ठीक है। इसके अंडर वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाए गए हैं, जो जितने यूजर्स आते हैं इरिगेशन के लिए है तो फार्मर्स, तो इनको एक साथ लाके वो वही एक इनका एक कम्युनिटी होना चाहिए जो सारी चीज़ों को देख पाएगा, इसके फंक्शनल चीज़ों को देखेगा। भाई नीड क्या है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना है और एफिशिएंटली यूज करना है वाटर। फाइनेंशियल बर्डन है जो हर एक पे आता है कि हर एक इंडिविजुअल वाटर पंप नहीं लगा सकता, तो इसीलिए एक कॉमन इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए। To achieve equity in water distribution, money spent by government to recover water charges is more than the amount recovered due to low tariff of water। हमने पंजाब हरियाणा के केस में देखा है कि वाटर सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। फ्री वाटर दिया जाता है, तो उससे एनर्जी कंजम्पशन और फिर उससे जो सब्सिडी मिलती है वो
गवर्नमेंट पे बहुत बर्डन क्रिएट करती है। एक नेशनल वाटर पॉलिसी है 2002 का, तो ये बहुत पुराना है और ये सेक्टर वाइज वही इरिगेशन सिस्टम को एड्रेस करता है और उसके वही इकोनॉमिकल, ऑप्टिमल और सस्टेनेबल यूज पे फोकस करता है। कुछ ऐड करना है क्या? हाँ, आई थिंक यहाँ पे हम लोग वाटर की बात करें तो एक प्रिंसिपल है, डबलिन प्रिंसिपल। कोई बता सकता है किस लिए डबलिन प्रिंसिपल? तो डबलिन प्रिंसिपल बेसिकली कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर की बात करता है कि वाटर शुड बी ट्रीटेड एज अ कमोडिटी, सो दैट ये जो गवर्नमेंट है जो फ्री में पानी सप्लाई कर रही है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं पानी के अराउंड, क्योंकि फ्री में अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो वैल्यू नहीं करेगा उस चीज की, ठीक है, और उसका जुडिशियस यूज नहीं होगा। तो हम लोग ये देख ही रहे हैं पंजाब के केस में कि एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है जिसके चलते सॉइल सैलिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा कई हार्मफुल मिनरल जो हैं जो कि हमारे फूड चेन में आ जा रहे हैं, लाइक यूरेनियम और आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल्स हैं, वो अंडरग्राउंड से जब हेवी डिप्लीशन होता है अंडरग्राउंड वाटर का, तो इस टाइप के मिनरल्स भी ऊपर आ जाते हैं और फिर हमारे फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं, एंड देयर बाय क्रिएटिंग फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए डबलिन प्रिंसिपल ये बोलता है देयर शुड बी कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इसी पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर आई थिंक ये एक पॉइंट अच्छा बनता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स कॉल अपॉन नेशंस टू टैप अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। तो एक बुक है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, तो ये कंपाइल किया गया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज के इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, ये इनके जो एक्सपर्ट्स है वहाँ से, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो कौन कौन से कंसिडर किए जा सकते हैं? तो जितने भी सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, एग्रीकल्चरल ड्रेनेज वाटर, ट्रीटेड और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर एफ्लुएंस, तो ये सारे हैं। इन्हें हम अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज कह सकते हैं क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं और फिर बहुत मार्जिनल और इंफीरियर होते हैं, ठीक है। यूज ऑफ दिस वाटर रिक्वायर्स अडॉप्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। तो 6 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज को। तो हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम एयर एंड ग्राउंड बाय क्लाउड सीडिंग और रेन इनहैंसमेंट, फॉग हार्वेस्टिंग। तो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए क्लाउड सीडिंग और फिर फॉग हार्वेस्टिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी हैं। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि जैसे एक वेदर कंडीशन क्रिएट करना है ताकि अच्छी रेन हो सके, और इसका यूज ऐसे रीजन में जहाँ ड्रॉट बहुत प्रोमिनेंट है या फिर ड्रायर रीजन्स जहाँ बारिश अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ के लिए क्लाउड सीडिंग कैसे किया जाता है? तो ऐसे रीजन जहाँ ऑलरेडी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन पहले से हुआ हो, थोड़ा बहुत क्लाउड फॉर्मेशन पहले बना हो, मतलब क्लाउड हो वहाँ, वहाँ कोई सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट्स या फिर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट्स, ये क्रिस्टल्स, उसके क्रिस्टल्स को स्प्रे किया जाता है और एक वेदर कंडीशन क्रिएट किया जाता है, ताकि जैसे हम जानते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं रेन के लिए, कि एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसपे के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंडेंस होते हैं, और जब वो हैवी हो जाते हैं तो वो एज रेन वो फॉल डाउन होते हैं। तो वैसे ही हमें एक आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करना है, तो वही काम है, वही ये कॉन्सेप्ट है क्लाउड सीडिंग का। और फॉग हार्वेस्टिंग, के फॉग से हमें वाटर कलेक्ट करना है। जैसे हमें एयर में पता है ऐसे रीजन जो फॉग प्रोन हो, जैसे कोस्टल या माउंटेनियस रीजन जहाँ ज्यादा फॉग की पॉसिबिलिटी हो, वहाँ हम एक मैश नेट की तरह विंड डायरेक्शन में मैश नेट लगाते हैं
बहुत सारे, और उस जब फॉग ड्यू के रूप में वहाँ कंडेंस हो जाता है तो उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर डिसैलिनेशन, तो रिमूविंग सॉल्ट्स और अदर मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एफ्लुएंस टू ऑब्टेन फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ठीक है, पीने के अलावा हम वेस्ट वाटर जो रिसाइकल्ड है उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। टैपिंग फ्रेश एंड ब्रैकिश ग्राउंड वाटर ऑफशोर एंड ऑनशोर, यूजिंग used water, that is municipal waste water and agricultural drainage water, moving water physically to water scarce region in ships, ballast holes or towing icebergs. ओके, पता नहीं ये क्या है, संजय आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ये क्या पॉइंट है? सो शिप के अंदर ना, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे बड़ा शिप होता है तो जनरली वो ऐसा वी शेप का दिखेगा आपको, ठीक है, इस टाइप का शेप होता है उसका, ठीक है। सो उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, ठीक है, पानी भरा रहता है। वो पानी क्यों भरते हैं, ताकि ये इसका बैलेंस हो सके, ठीक है। इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए शिप के अंदर थोड़ा बहुत पानी भरा जाता है, बेस्ड ऑन के कैसा कितना लोड उस शिप को लेके जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, कैसा वाटर है, उसके हिसाब से शिप का बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस ब्लास्ट के अंदर पानी को भरा जाता है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, शिप के ब्लास्ट में ये पानी भर सकते हैं और इस शिप को फिर किसी ऐसे रीजन में ले जाके इस ब्लास्ट वाटर को ड्रॉप करा सकते हैं जो वाटर स्कैर्स है, ठीक है। या आइसबर्ग को टो कर सकते हो, ठीक है। आइसबर्ग हमें पता है, टाइटैनिक जैसे बड़े शिप को एक आइसबर्ग ने डुबा दिया था। सो आइसबर्ग हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा एक सोर्स हो सकता है वाटर का। तो हम उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, मतलब उसको काट कर फिर ड्रैग कर लें पानी के अंदर ही, और फिर उसे किसी वाटर स्कैर्स एरिया के अंदर ड्रॉप कर दें, बस इतना ही। यही फिजिकल मूविंग ऑफ वाटर का मतलब है। कंटिन्यू। माइक्रो स्केल कैप्चर ऑफ रेन वाटर दैट वुड अदरवाइज इवेपोरेट, हाँ जैसे हमने फॉग हार्वेस्टिंग का देखा वहाँ। फिर स्ट्रेटजीज फॉर अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, तो रिसर्च प्रमोट करने की जरूरत है इसमें। इंश्योरिंग दैट अनकन्वेंशनल वाटर प्रोवाइड्स बेनिफिट्स नॉट कोस्ट द एनवायरनमेंट, तो जैसे हमने देखा फॉग हार्वेस्टिंग ये बहुत सस्टेनेबल है, इसका इन्वायरमेंट पे कोई ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। पोजिशनिंग अनकन्वेंशनल वाटर्स एज रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, तो जितने भी ड्रायर रीजन्स है या वाटर स्कार्स रीजन है वहाँ यूज किया जा सकता है। सपोर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंड मल्टी डिमेंशनल अप्रोचेज सच एज एड्रेसिंग वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज टुगेदर। फिर है नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर inaugurated वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एट कलोल गुजरात, ठीक है। तो इफ्को ने डेवलप किया है अपने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कलोल गुजरात में है वहाँ लिक्विड नैनो यूरिया, ठीक है। तो यही कि टाइनी पार्टिकल्स हैं यूरिया, जो हम नॉर्मली जो कन्वेंशनल यूरिया आता है जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं वो एक क्रिस्टल की तरह होता है। तो वो हम लोग कैसे यूज करते हैं एग्रीकल्चर में कि सॉइल में रूट्स के अराउंड लगाते हैं। तो इसे वो जब नीचे सॉइल के नीचे वाले लेयर्स में जाता है तो ये सैलिनेशन या फिर एसिडिक सॉइल इसकी प्रॉब्लम होती है, और कितनी मात्रा में हम लगा रहे हैं ये भी हमें नहीं पता होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि ये लिक्विड नैनो यूरिया, ये साइज में ये एकदम टाइनी पार्टिकल्स ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो हम इसे लीव्स में डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वेस्ट भी नहीं होता है, सॉइल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और जितना चाहिए नेसेसरी है प्लांट को उतनी मात्रा में मिल जाता है प्लांट को, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ नैनो यूरिया, improved agriculture produce with reduced urea consumption as the efficiency of liquid nano urea is as high as
85 to 95% इन कंपैरिजन टू 25% ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कन्वेंशनल यूरिया की एफिशिएंसी है वो 25% है, और जो लेकिन नैनो यूरिया है उसकी 85 to 90% है। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन यूरिया इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड लॉजिस्टिक्स को कॉस्ट। तो ये होममेड है तो इंपोर्ट जो बर्डन है गवर्नमेंट का वो भी बन जाता है। तो आई थिंक अभी हम 69 या 70% डोमेस्टिक प्रोडक्शन से अपना जो डिमांड है उसे मीट कर रहे हैं, और 30% के अराउंड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इंपोर्ट जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है। हायर शेल्फ लाइफ एज नो इशू ऑफ केकिंग ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विद मॉइस्चर, ठीक है। अदर पोटेंशियल नैनो टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने लिक्विड नैनो यूरिया बना लिया है तो हम और आगे की सोच सकते हैं, जैसे यूज ऑफ नैनो फॉर्मुलेशंस ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ नैनो सेंसर्स टू आइडेंटिफाई डिजीज एंड रेसिड्यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू और शेल्फ लाइफ। ये डायग्राम में दिया हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। एनबीएस में नाइट्रोजन है क्या, मतलब यूरिया है क्या, एनबीएस स्कीम जो है अपनी? आई थिंक शायद है उसके अंदर, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज के अंदर है ये चीज। नहीं, ये आई अ, थिंक नहीं है, यूरिया नहीं है, ये पोटेशियम और फोस्फेटिक के लिए है एनबीएस। ठीक है। तो ये देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला स्कीम, बिकॉज ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है नैनो यूरिया का जो कॉन्सेप्ट है। तो आप एक तो एफिशिएंसी के टर्म में देख सकते हो कि सेम क्वांटिटी में अगर यूरिया लगता है एंड सेम उतने ही क्वांटिटी का जो नैनो यूरिया लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फर्दर जितना रिक्वायरमेंट होता है कन्वेंशनल यूरिया का, उससे ऑलमोस्ट 40% या अराउंड 50% से कम यूरिया चाहिए होगा नैनो यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। सो कंजम्पशन को भी रैशनलाइज करेगा, इंपोर्ट बिल को भी रिड्यूस करेगा, एनवायरमेंट को भी हेल्प करेगा, तो ओवरऑल बेनिफिट ही बेनिफिट है इसका, ठीक है। एंड पॉसिबली गवर्नमेंट का तो यहाँ तक कहना है कि पॉसिबली हमें शायद आगे यूरिया कभी इंपोर्ट करना ही ना पड़े। अभी 70% हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, 30% इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे हो सकता है कि हमें वो 30% भी इंपोर्ट ना करना पड़े। ये इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्निक है और इंडिया में बना है, तो एक साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये चीज का, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। प्रॉब्ली बहुत हाई चांसेस है कि आने वाले मेंस के अंदर या नेक्स्ट 2023 के प्री के अंदर ये सवाल जरूर पूछा जाए। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। साइक्लोन आसानी इन बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इनटू सीवियर स्टॉर्म। तो ये हमें पता है कि नाम क्या, कैसे रखा जाता है, बताने की जरूरत है क्या, रखा जा सकता है। और फिर ये हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल प्रोन टू साइक्लोन है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। तो साइक्लोन कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो संजय? ठीक है। तो साइक्लोन के लिए पहले कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे ही वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से पता लग रहा है, ट्रॉपिकल जो जोन है तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ इस रीजन में होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ कंडीशंस होती हैं, जब प्रेजेंट होंगी तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेगा। पहला है लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो जैसे बात किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल रीजन में होगा, लेकिन इफ यू लुक एट द इक्वेटोरियल रीजन 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, इस रीजन में जाओगे तो यहाँ पे आपको जनरली साइक्लोन नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इज 0, ठीक है। इसलिए इन द इक्वेटोरियल रीजन यू विल नेवर फाइंड अ साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, जो विंड है नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रही है उसमें स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। अ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है।
अपर डाइवर्जेंस अबाउट द सी लेवल सिस्टम। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर बात करें तो होता क्या है, लेट्स से ये एक सी सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से हीटिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सन का इंसोलेशन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, हीटिंग होगा होने की वजह से यहाँ पे मॉइस्ट वाटर जो इवेपोरेट होगा। ठीक है, वाटर जब इवेपोरेट होगा तो ये ऊपर की तरफ कन्वेक्शन जाने लगेगा, क्योंकि कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट होता है, तो लाइट होने के बाद वो राइज करता है। ठीक है, ये यहाँ से राइज करेगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम बनेगा। ठीक है, वैक्यूम या एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। ठीक है, लो प्रेशर एरिया बनेगा तो उसको फिल इन करने के लिए आजू बाजू की जो सराउंडिंग एयर है वो ट्रैवल करेगी इसकी तरफ। ठीक है, सो एक ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सर्कल सर्कल। ठीक है, तो फिर आप ऐसा देखोगे कि यहाँ पे वैक्यूम है, विल फाइंड कि ऐसे ऐसे एक रोटेशन सिस्टम डेवलप हो गया। इसी को हम वीक साइक्लोनिक या साइक्लोनिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जितनी देर ये कंडीशन प्रेजेंट रहेगी, जितनी देर ये साइक्लोनिक कंडीशन प्रेजेंट रहेगी सी के ऊपर, उतना ही ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाता है। ठीक है, इट्स लाइक जितना ज्यादा पानी के ऊपर रहता है साइक्लोन, उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो जमीन पे आता है तो उसको ये जो एनर्जी का सोर्स था, वो ये वाटर का इवेपोरेशन ही एनर्जी का सोर्स था। जैसे ही लैंडफॉल करता है, यानी जमीन पे आता है साइक्लोन, तो धीरे धीरे एनर्जी डिसिपेट होने लगती है। और इसीलिए आप देखोगे साइक्लोन जो होते हैं मोस्टली कोस्टल रीजन तक ही कन्फाइंड होते हैं, उसके आगे लैंडफॉल नहीं कर पाते। ठीक है, सो ये कंडीशन होती है। Ancient forest discovered in Chinese sinkhole. A cave exploration team has discovered an ancient forest at the bottom of a giant karst sinkhole in South China, Zhuangzi, Zhuang Autonomous Region. ठीक है, तो ये कोई एरिया है चाइना का, वहाँ सिंखोल मिला है, एंशियंट सिंखोल। ठीक है, और नाम है तियांग केंग या हेवनली पिट। तो इसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है जो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सिंक होल क्या होता है, तो सिंक होल एक लैंड फॉर्म्स होता है जो रनिंग जनरली रनिंग वाटर से क्रिएट होता है। और ऐसे रीजन्स में जो ऐसे रीजन में जो क्या कहते हैं, मिनरल्स ऐसे जो वाटर में डिजॉल्व हो, ऐसे रीजन्स में। तो वैसे मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट या जिप्सम, ये सारे। तो जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे जो डीपर लेयर में जो रॉक का लेयर है, हाँ, तो ये सर ने सिंक होल का वो दिया। तो ऐसे एरियाज तो ऊपर से तो जनरली कवर होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर की वजह से या फिर जो वाटर दैट सीप्स इनटू डीपर लेयर्स, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स होते हैं रॉक्स में, उसकी वजह से वो रॉक के अंदर चले जाते हैं और जो डिजॉल्विंग मिनरल होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उससे जो और क्योंकि जो सरफेस के अंदर रॉक सिस्टम होता है वो जनरली एक रीजन पे एक ही मिनरल का वो होता है, लेयर्स होता है। तो ऐसे एरियाज एक सिंक की तरह, सिंक या डिप्रेशन की तरह नीचे बन जाता है। जो ऊपर का लेयर अगर हट जाए तो वो फिर अगर कोलैप्स हो जाए तो वो फिर सिंक होल में बदल जाता है। तो यही सिंक होल है बस इसमें। और इसे हमें पता है ये कास्ट टोपोग्राफी कहलाती है। तो रीजन नेचुरल भी हो सकता है या फिर एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। Two types of sinkhole exist. One forms when the roof of a cave collapses and exposes the underground cavern, and the second type forms when water dissolves the rock underneath soil and creates an underground chasm. ठीक है, इसमें नेक्स्ट है पैंटेनल वेटलैंड। ठीक है, ब्राजीलियन साइंटिस्ट warn that पैंटेनल freshwater wetland is at risk of collapse. तो साउथ अमेरिका में है, is one of the world's largest tropical wetland. इसका एरिया है, कौन कौन सा कंट्री कवर करता है, तो ब्राजील, पैराग्वे एंड बोलिविया। इट कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन साउथ अमेरिका। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2000 में इसे इंक्लूड किया गया है। बस थ्रेट वही क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट, सीवियर ड्रॉट एंड मैसिव फायर्स।
तो ये केसेस हमने देखे हैं कि साउथ अमेरिका, जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो है, उन्हें अक्यूज भी किया गया है कि वो जानबूझ के फॉरेस्ट फायर, मतलब ये ऑर्केस्ट्रेटेड फॉरेस्ट फायर है, एग्रीकल्चर यूज किया जा रहा है फॉरेस्ट ये करके। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सोशल इश्यूज। सो टॉपिक 6.1 से शुरू करते हैं, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। ठीक है, तो अभी यूनिसेफ का रिपोर्ट आया जिसमें इस रिपोर्ट में ये चीज फाइंडिंग था कि इंडिया हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये एक शॉकिंग फाइंडिंग था इसके अंदर, ऑल्दो ये चीज हमें पता भी है, बट अभी ये रिपोर्ट में क्या क्या और फाइंडिंग्स है उसको देखते हैं। तो पहला फाइंडिंग था, ग्लोबली 1 in 5 डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इज एट्रीब्यूटेबल टू सिवियर वेस्टिंग। ये फिगर सेम इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये चीज सिमिलर फिगर ऐसा ही आया था कि 1 in 5 डेथ हो रही है अंडर द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन के अंदर, इट इज ड्यू टू सिवियर वेस्टिंग। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, South Asia remains the hub of severe wasting with stats worse than sub-Saharan Africa. ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है, सब साउथ एशिया, तो इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, ये सभी कंट्रीज आ जाएंगे, बट इनमें इंडिया का जो स्कोर है वो काफी पुअर है एज कंपेयर टू इट्स नेबर। ठीक है, नेक्स्ट, वेस्टिंग केसेस आर इंक्रीजिंग in areas affected by conflict, climate shocks, and the ongoing fallout from the COVID-19. Okay, so इंडिया में भी यही सेम चीज चल रही है, ऑल्दो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बोल सकते, बट यस क्लाइमेट चेंज की वजह से कई प्रेशर है और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे फॉल आउट्स हुए थे, तो इंडिया के अंदर वेस्टिंग के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं थोड़े से। नेक्स्ट, रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड कैन सेव चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो बहुत सारा ऐसा सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट अवेलेबल है विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम एंड दे कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो इसमें इमेंसली हेल्प कर सकता है। द टोटल कॉस्ट टू ट्रीट अ चाइल्ड विद रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड इज अबाउट $100। ठीक है, ये फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट एनीवेज देख रहे हैं। UNICEF estimates that a US $725 million per year is needed to deliver core package of intervention needed to treat severe wasting in 22 global action countries. ठीक है, अब global action plan क्या है, तो is to achieve the SDG target on child wasting। तो उसके अंदर टारगेट क्या है, we are aiming to reduce the global wasting less than 5% by 2025 and by less than 3% by 2030। ठीक है, सो कोई बता सकता है कि ये कौन सा एसडीजी टारगेट हो रहा है अगर हम लोग इस टारगेट को अचीव करते हैं तो? सेकंड। तो हाँ, करेक्ट, एसडीजी 2 जो है वो है जीरो हंगर। ठीक है, तो वो टारगेट हो रहा है इससे। ऑलराइट, आगे जाने से पहले ये कुछ टर्म्स को मैं डिफरेंस देख लेते हैं। काफी बार हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ऑल दीज टर्म। पहला है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि चिल्ड्रन इज नॉट ईटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो अपनी जो डाइट ले रहे हैं उसमें दे आर नॉट हैविंग इनफ न्यूट्रिएंट्स विच इज एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। स्टंटिंग, स्टंटिंग नाम से पता लग रहा है कि बच्चे का जो एज है उस हिसाब से उसका जो हाइट होना चाहिए था, इट्स नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, कि एज के हिसाब से जो एवरेज हाइट है उतना नहीं पहुंच पाया, तो वी विल से कि द चाइल्ड इज स्टंटेड। वेस्टिंग किसको बोलेंगे कि कंपेयर टू हिज हाइट उस बच्चे का क्या वेट है। ठीक है, अगर वो वेट एवरेज वेट से कम है देन विल से कि वो वेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, और अंडरवेट कब बोलेंगे? अंडरवेट बोलेंगे जब उसके एज के उसकी चाइल्ड की एवरेज एज का जो बच्चा है उसका जो एवरेज वेट है अगर उससे बच्चे का वेट कम है तो विल से कि अंडर वेट है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म यूज इस्तेमाल होती है, हिडन हंगर। ठीक है, हिडन हंगर का मतलब क्या है कि यू आर कंज्यूमिंग ए डाइट विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज। ठीक है, जैसे हमारे कई सारी पॉवर्टी लाइन
एस्टिमेशंस के अंदर भी देखा होगा कि 2200 कैलोरीज कंज्यूम करने की बात की गई थी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं आपको खाने के लिए सिर्फ चावल दे रहा हूँ पूरे दिन, ठीक है, और आप सिर्फ चावल ही खा रहे हो पूरे दिन, यू विल गेट 2200 कैलोरीज। लेकिन क्या जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे लाइक प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, क्या वो सब आपको उस चावल से मिल जाएगा क्या? तो आंसर इज नो, ठीक है। सो इट इज अ केस ऑफ हिडन हंगर, ठीक है, कि आप कैलोरीज भले ही कंज्यूम कर रहे हो बट आप एसेंशियल जो वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह थे वो आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। देन ओवरवेट, ठीक है। ओवरवेट क्या है कि आपकी हाइट के हिसाब से एवरेज, आपकी जो हाइट है उस हिसाब से जो एवरेज वेट है उससे अगर ज्यादा वेट है तो विल से कि द पर्सन इज ओवरवेट या चाइल्ड इज ओवरवेट। देन नेक्स्ट कंडीशन, इसका थोड़ा सा सीवियर फॉर्म होता है ओबेसिटी, ठीक है, वो सीवियर फॉर्म है ओवरवेट का, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को क्या क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अबाउट चाइल्ड malnutrition. Malnutrition may be defined as a pathological state resulting from inadequate nutrition. तो अंडर न्यूट्रिशन क्या है? When you are not taking sufficient amount of energy or other nutrients, ठीक है। तो वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट, ये तीनों चीजें हमने देख लिया। एक और नया जो चीज देखने को मिल रही है इस पूरे न्यूट्रिशन साइकिल के अंदर, तो एक नई जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ओवर न्यूट्रिशन की, या ओवरवेट या ओबेसिटी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि ओवरवेट भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड समटाइम्स कैलोरीज आप बहुत ले रहे हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स आप नहीं ले रहे, तो वो भी एक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सो अगर आप ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का कंपैरिजन करोगे, यू विल फाइंड हमने ऑलमोस्ट सभी चीजों में प्रोग्रेस किया है अंडर 5 के लिए। हाउएवर इन केस ऑफ एनीमिया हमारा जो प्रोग्रेस है उतना अच्छा नहीं हुआ, इनफैक्ट हम लोग इसमें रिग्रेस करें, यानी हमारी परफॉर्मेंस बेकार हुई है विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। तो पिछले फैमिली हेल्थ सर्वे में एनीमिया के जो केसेस थे अंडर 5 में वो 58.6% थे, वो बढ़कर अब 67.1% है, ठीक है। कोई बता सकता है एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी उससे होता है? कौन से मिनरल या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उससे होता है एनीमिया? आयरन। करेक्ट। तो आयरन की डेफिशिएंसी से ये चीज होती है। और होता क्या है इसके अंदर? आयरन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अप ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे लंग से जो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन को आप एक गाड़ी की तरह समझ सकते हो, ठीक है, जो उस गाड़ी के अंदर 4 ऑक्सीजन न्यूक्लियाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैठा कर ले जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। और फिर वो गाड़ी से उन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग सेल्स के पास उतारा जाता है सो दैट दे कैन रेस्पायर, ठीक है। सो ये काम करता है हीमोग्लोबिन। अब आयरन ही नहीं होगा तो वो गाड़ी चलेगी नहीं, मतलब हेमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। सो आवर बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या होता है? हम इजीली फटीग हो जाते हैं, हम इजीली थक जाते हैं। सो दैट्स हाउ एनीमिया इज सिग्निफिकेंट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी स्टंटिंग, वेस्टिंग और सीवियरली स्टंटिंग, वेस्टिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि प्रोग्रेस देखी है, यानी इसके जो केसेस है कम हुए। ऑल्दो सीवियर वेस्टेड का जो केस है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ, नॉट वेरी मच बट स्लाइटली देयर इज एन इंक्रीज। एंड देन ओवरवेट कैटेगरी जो है वो भी इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। ओवरवेट कैटेगरी का अगर हम स्पेशल ओरिएंटेशन देखें, मतलब अक्रॉस ज्योग्राफी देखें, तो विल फाइंड कि रूरल एरियाज में ओवरवेट के केसेस इतने नहीं है जितने कि अर्बन एरियाज में, ठीक है। और वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स जो हैं, जंक फूड है, उनका रेडिली अवेलेबिलिटी है अर्बन एरियाज में, दैट्स व्हाई ओवरवेट के केसेस वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है माल न्यूट्रिशन के बारे में, दैट इट कट्स अक्रॉस ऑल सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। नॉट जस्ट क्लास डिफरेंस, मतलब नॉट जस्ट इट सिर्फ ये क्लासेस के अक्रॉस नहीं देखने को मिलता, बल्कि ज्योग्राफी के अक्रॉस में देखने को मिलता है कि आपको रूरल में भी मिलेगा, अर्बन में भी मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट ग्लोबल हेल्थ हंगर इंडेक्स जो था, जो वर्ल्ड हंगर हेल्प करके एक जर्मन एनजीओ वो निकालता है ये इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंकिंग बहुत पुअर था। इंडिया रैंक 101 आउट ऑफ 116 कंट्री, और हमारे जितने भी नेबर्स हैं वो हमसे इस इंडेक्स में बेटर थे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इंडिया के लिए एक
चिंता का विषय है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन। पहला है पुअर एक्सेस टू फूड। ठीक है, आप फूड ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके लिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, जैसे एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एनएफएसए। ठीक है, ये एक्ट लागू किया था सो एज टू एंश्योर कि सब लोगों को एटलीस्ट एक लीगली फूड अवेलेबल हो। ठीक है, फिर भी हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, ईट फीडिंग हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारे डाइट जो ले रहे हैं उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन बोलो या ग्लोबलाइजेशन बोलो, उसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारा जो स्टेपल डाइट था वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो हम लोग वीट, बाजरा, मिलेट्स इस पे फीड करते थे, बट नाउ वी आर रिड्यूस ओनली टू टू टाइप्स ऑफ सीरियल, या तो हम राइस ले रहे हैं या फिर हम वीट ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर बाकी जंक फूड ने रिप्लेस कर दिया हम लोगों को। ठीक है, हमारे जो ट्रेडिशनल डाइटरी आइटम्स थे उसको जंक फूड ने रिप्लेस कर दिया। तो वो एक कल्चर जो चेंज हो रहा है वो एक इश्यू है, एंड दैट कल्चर हैज ड्रिवन आउट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स like nutrient items like cereals, ठीक है, और millets वगैरह। नेक्स्ट, पावर्टी। ठीक है, पावर्टी इज अ कंडीशन के वेयर यू आर अनेबल टू अफोर्ड डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ फूड, तो वो एक इश्यू है। और यहाँ पे एक विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी है। तो ये अपने आंसर्स में आप बहुत अच्छे से इस चीज को एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे तो पहले पावर्टी है, पावर्टी की वजह से आप प्रॉपर फूड नहीं ले पाते हो, विच लीड्स टू अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन होगा तो आपके हेल्थ आउटकम अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, विच विल डिमिनिश योर वर्क कैपेसिटी। वर्क कैपेसिटी डिमिनिश होगी तो आपकी लो अर्निंग होगी, एंड लो अर्निंग होगी तो यू विल स्टे इन द विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी। ठीक है, अपने आप को री करता है ये साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फेक्शंस। तो इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, बहुत सारे हमें इस डिजीज देखने को मिलते हैं, एंड इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया एंड मीजल्स विच आर पर्टिकुलरली ऑफ हाई प्रेवलेंस। ठीक है, तो उनकी वजह से मैल न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है वो एग्रीवेट हो जाता है। ठीक है, सो वो एक इश्यू है। देन एनेमिक मदर्स, इंडिया का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये चीज बोला गया था, मोर देन 50% ऑफ इंडियन वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, सम सॉर्ट ऑफ एनीमिया। ठीक है, और एनेमिक मदर होंगी तो दे विल गिव बर्थ टू अंडर नरिश बेबी। ठीक है, तो अभी हमने ये जो विशियस साइकिल की बात करी थी ना, यहाँ पर इसी चीज को वापस री होगा। क्या, जब अंडर नरिश बेबीज पैदा होंगे तो उनकी, जब वो बड़े होंगे तो उनकी भी डिमिनिश वर्क कैपेसिटी होगी, वो लो अर्न करेंगे तो पावर्टी में रहेंगे। ठीक है, तो वो एक और विशियस साइकिल चल जाएगी एनेमिक मदर की वजह से। नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली ऑफ फूड इन फैमिली। तो जनरली थोड़ा पेट्रियार्कल सिस्टम होता है, तो वहां पर प्रेफरेंस जो है फूड की सबसे पहले मेल मेंबर्स को दी जाती है, एंड फीमेल जनरली कल्चर ऐसा है कि दे ईट इन द लास्ट। ठीक है, जो बच्चा रहेगा वो लोग खाएंगे, तो उसकी वजह से हेल्थ आउटकम होता है वो वुमेन का ज्यादा पुअर होता है एज कम्पेयर टू मेन। ठीक है, तो एक जेंडर इनइक्वालिटी भी आप देख सकते हो इस टर्म में। इसीलिए कारण यही है कि 50% इंडियन वुमेन आर एनेमिक, ये कल्चरल फैक्टर हो सकता है इसमें। द नेक्स्ट, लार्ज फैमिली। तो फीमेल के ऊपर कई बार कई फैमिलीज में प्रेशर रहता है टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो वो प्रेशर के चलते कई बार ये न्यूट्रिशन का जो एरिया है वो लैग बिहाइंड कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई। ठीक है, दिस ऑल्सो लीड टू इल हेल्थ और इन्फेक्शन एंड दस कंट्रीब्यूटिंग माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा माइग्रेशन एक एक्सपेक्ट है। तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने होम स्टेट से मूव आउट कर जाते हैं, एंड जब वो मूव आउट करते हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स थी उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता जो नई जगह जाते हैं। इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था, विच वॉज वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, तो ये वाला स्टेप अभी गवर्नमेंट ने लिया था, विच इज अ गुड स्टेप इन दिस डायरेक्शन, बट स्टिल बहुत सारी और स्कीम्स है जो उसका बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो वे फॉरवर्ड पे जाने से पहले कुछ और इश्यूज देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन। तो पहला, इंक्रीजेस चाइल्ड चांसेस ऑफ डाइंग एंड इंक्रीजेस देयर ससेप्टेबिलिटी टू चाइल्डहुड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका डेथ
पर 1000 कितना हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज को IMR बोलते हैं। एंड अभी हमने ऊपर भी एक स्टैट देखा था कि 5 in 1 चिल्ड्रन इज डाइंग ड्यू टू सम केस ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो इसमें। अंडर नरिशमेंट रिड्यूसेस इकोनॉमिक एडवांसमेंट, वही जो चीज अभी डिस्कस करी थी, विश्व साइकिल ऑफ पावर्टी, ठीक है, कि लो प्रोडक्टिविटी है, पुअर कॉग्निशन है, पुअर एजुकेशनल आउटकम है। फिर स्टंटिंग कॉजेज irreversible physical and mental damage. Child overweight can lead to onset of type 2 diabetes, stigmatization and depression, ठीक है। सिर्फ हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होते, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है कि सच चिल्ड्रन कुड बी प्रोन टू बुलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है उसका, ठीक है। एक स्टैट है दैट इंडिया लूजेज अप टू 4% ऑफ GDP एंड 8% ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी ड्यू टू चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। सो आप किसी भी आई थिंक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रेफरेंस देके ये स्टैट कोट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो पहला सोशियो और बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है। कम्युनिटी लेवल पे काउंसलिंग, डायलॉग, मीडिया एंगेजमेंट हो, जिससे हम लोगों के अंदर जो सोसाइटल चेंजेस है वो इनकलकेट कर सकें, कि बता सके कि मदर को, जैसे हम कैंपेन चलाए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के कई कैंपेन्स हम लोग चला सकते हैं जिससे स्पेशली वुमेन्स के लिए न्यूट्रिशन आउटकम इम्प्रूव। नेक्स्ट, बेटर फूड सिस्टम, ठीक है। इंप्रूविंग चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन रिक्वायर फूड सिस्टम टू डिलीवर न्यूट्रिशियस, सेफ, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल डाइट फॉर ऑल। तो इसी डायरेक्शन में हमने एक प्रोग्राम चला रखा है फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन क्या है? Fortification is artificially increasing the level of nutrient in certain type of food items. जैसे अभी हम फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात चल रही, गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी सीरियस स्टेप इन दिस डायरेक्शन कि हम राइस में आयरन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आयरन कंटेंट बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से वो गोल्डन राइस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आयरन थोड़ा सा उसको गोल्डन कलर दे देता है। एक गोल्डन राइस अपने आप में भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम कैरेट का एक जीन डाल रहे हैं, ठीक है। तो कई बार देखा होगा जो कोल्ड स्टोरेज की जो कैरेट होती है वो गोल्डन कलर की होती है, तो ये कैरेट का जो जीन है ये राइस के अंदर डाला, इसकी वजह से गोल्डन राइस बन गया, ठीक है। सो ये भी एक प्लान है जो गवर्नमेंट को काम करे इस डायरेक्शन। नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं हम लोग? डाइवर्सिफाइंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारे जो स्टेपल ट्रेडिशनल आइटम्स थे, फूड आइटम्स, वो रिमूव हो गए, तो उनको वापस लाने की जरूरत है, जैसे बाजरा, रागी, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंप्रूविंग स्कीम डिलीवरी, ठीक है, कि लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। आंगनवाड़ी और ICDS का कवरेज जो है वो इम्प्रूव करें। फोर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड, बेटर पॉलिसी एनवायरमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, जैसे फसाई ने अभी रिसेंटली ट्रांस फैट को रिमूव करने के लिए या उसको लिमिट करने के लिए इनिशिएटिव चलाए हैं, ठीक है। रीयूज कुकिंग ऑयल जो है उसको बाहर निकालने की बात करिए ताकि ट्रांस फैट कंपोनेंट बढ़े ना, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, बट इसके अलावा और भी कई गवर्नमेंट स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास लिबर्टी है कि आप इनोवेटिव या आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी आपके पास आइडिया तो डाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड केयर हेल्थ हम लोग इंप्रूव करें, ठीक है, ताकि जो डिजीज बर्डन है वो रिड्यूस हो। सो अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। ICDS और आंगनवाड़ी सिस्टम, ठीक है। सो ये दोनों सिस्टम जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड राशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, रन मिड डे मील स्कीम इन द स्कूल एंड मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। सो ये ICDS और आंगनवाड़ी इस चीज में हेल्प करें। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। तो कोई बता सकता है इसमें हम लोग क्या क्या फूड आइटम ऑफर कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर? एनी आइडिया, एनीवन? ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, मतलब स्टेट कुछ एडिशनल इसमें कंपोनेंट दे सकते हैं, बट ओवरऑल सेंटर की तरफ से इसमें 3 चीजें दी जाती है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर गेहूं है, चावल है और चीनी देते हैं, उसके अलावा दाल भी देते हैं। अब तिलहन में मतलब दाल भी दी जाती है। राइट। तो जनरली इस एक्ट के अंदर
तीन चीजें बोलते हैं हम लोग, राइस, व्हीट और कोरस ग्रेन, ठीक है। बाद में फिर स्टेट के लेवल पे उसमें और एडिशनल चीजें, जैसे दाल भी कई स्टेट्स दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं, कई स्टेट्स के अंदर ऑयल भी दिया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड ये जो एक्ट है उसके अंदर ये तीन चीजें हैं। कोरस ग्रेन में आपका स्टेट के अपॉन डिपेंड करेगा, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, ठीक है, ये सब उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए रेट भी फिक्स है। राइस के लिए 3 रुपया है, व्हीट के लिए 2 रुपया है, और कोरस ग्रेन के लिए 1 रुपया है, ठीक है। ये एक्ट के अंदर फिक्स है। इकोनॉमिक सर्वे ने बात किया था, इसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये तीन चीजें इसमें एक्ट के अंदर ही मेंशन्ड है, और ये रेट भी मेंशन्ड है। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी नीति आयोग की, विच aims to reduce all forms of malnutrition by 2030 and with special focus on most vulnerable and critical group. Then पोषण अभियान है, to achieve improvement in nutritional status of adolescent girl, pregnant woman and lactating mother in time bound manner. अभी रिसेंटली पोषण मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया गया था, to address the challenge in malnutrition adolescent girl, pregnant woman and lactating mothers, ठीक है। वही वाला जो पुराना टारगेटेड बेनिफिशियरीज थे वही थे वापस इसमें भी। सो इसमें एक चीज चेंज ये था, इट ब्रिंग्स 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अंडर इट्स एम्बेड, आंगनवाड़ी सर्विसेज, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल एंड पोषण अभियान, ठीक है। देन अभी मिशन वात्सल्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टू सिक्योर हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, फोस्टर सेंसिटिव, सपोर्टिव एंड सिंक्रोनाइज इकोसिस्टम फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एंड देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो कोई बता सकता है कितना इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा था इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में? Total is 6,000 installments. करेक्ट, फर्स्ट चाइल्ड पे 6,000 होता है। करेक्ट, फर्स्ट चाइल्ड पे 6,000 है, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो देख लेना। सो ये था मातृ वंदना योजना, जिसके अंदर वुमेन को एक तरीके से इनकरेज किया जाता है कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, ठीक है। तो जैसे पहली बार प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराएंगी तब उनको 2,000 मिलेगा, फिर वो कोई चेकअप कराने आएंगे तब उनको 2,000 मिलेगा, और फिर जब फाइनली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा तब उनको रिमेनिंग जो 2,000 है वो इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सर आर्टिकल रूरल अबाउट। लेवल पे भी इसमें कुछ दिया जाता है, जैसे मेडिसिन भी देते हैं, आयरन और जो मेडिसिन वगैरह भी होती है। उसके अलावा आई थिंक 1,000 रुपीज या फिर पैकेजिंग में फूड आइटम्स देते हैं, लाइक ग्राम देते हैं, जिससे उनका एनीमिक जो मदर होती हैं उनका मतलब हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो। तो आयरन के लिए ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आयरन ही होता है। बाकी बहुत सारी गवर्नमेंट के और भी स्कीम्स हैं, उनके अंदर भी मिलता है, स्टेट की अपनी अपनी स्कीम्स हैं, उनके अंदर भी बेनिफिट्स है। बट लार्जली ये स्कीम जो है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। टॉपिक 6.2 नेशनल अचीवमेंट सर्वे। आई थिंक Okay, so National Achievement Survey 2021. This is in news because recently इसका एक report release हुआ है by Department of School Education and Literacy, which comes under Ministry of Education. So this report, this survey is released for every 3 years. तो अभी last report 2017 में आया था, and ये पूरा सीरीज 2001 में स्टार्ट हुआ। So अभी recent का 2021. So this is released by Ministry of Education, as I said, and CBSE conducts this survey. And also it conducts this survey by the framework that is decided by designed by NCERT. तो उसका framework and tools ये उठा के CBSE will conduct this survey, and then इसका release होने के बाद we will get to know all the trends in the society, like gender wise, caste wise, state wise, etc. So इसका process maybe UPSC will not ask the process technicalities, but for the clarity's sake we'll just go through it. The variables included in this survey are like school environment, अभी बच्चे का family background, and then their parents' literacy status, and also the teaching processes that are involved in the school. After this, actually इसका sample बना जाता है, like when CBSE is conducting the survey, it will choose certain schools like government schools
government aided schools and then private unaided schools. It will choose few schools and then iska sample उठा के it will make the students to write certain to answer the questionnaire, and based on those answers it will publish the report. And it is not an individual score report or individual school based report. So basically this is a comprehensive summary report. Iska abhi score the students who are taking this tests are like 3rd, 5th, 8th and 10th class के बच्चे होंगे. उनका अलग अलग क्राइटेरिया होगा. लाइक 3rd क्लास का बच्चे को लैंग्वेज, सोशल एनवायरनमेंट में होगा and all that. So actually this is all the process and we don't need to get into the depth, I guess. 3rd, 5th, 8th and 10th class के बच्चों को they'll provide some questionnaire and they're asked to solve these questions, and based on those answers they'll prepare a comprehensive report. Yeah, okay. Prelims के हिसाब से there will be like 3 confusions if the clarity is missed. एक तो ये नीति आयोग और any other organization is not conducting. It is conducted by CBSE and released by Ministry of Education. This is clear. And then this is not a school-based report. ये एक comprehensive survey report है, so it's not a school-based report. And when it comes to the mains perspective, यहाँ पे key findings है. We can go through all this, like what are the overall levels, what are the language, what are the subjects involved. अभी overall में learning levels बच्चों का drop हो गया है, like right from the childhood, like 3rd class, 5th class, 8th to 10th. When we keep on moving forward, अभी learning का drop हो गया है. And then state wise also, some states are doing better and some are not. उसका याद करने की जरूरत नहीं है, but अगर PSC exams है तो you can go through it. And then gender wise, girls are doing better than boys. ये एक जेंडर वाइज पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में, लाइक लिटरेसी वाइज. एंड देन रूरल एंड अर्बन केस में अभी माइग्रेशन एंड ऑल दैट, ग्लोबलाइजेशन में भी कुछ इस तरह पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड करने में वी कैन यूज दिस, दैट अर्बन स्कूल्स आर डूइंग बेटर देन द रूरल वंस. एंड ऑल्सो कैटेगरी वाइज इट्स बेस्ड ऑन द कास्ट. SC, ST and OBC cars are doing lower than the general category. अभी रिजर्वेशन का कुछ चल रहा है, like should that be continued or not. So we can quote NA's findings to make our answer more authentic. And the other findings are like 78% students find learning from homes are burdened. अभी पैंडेमिक है, डिजिटल डिवाइसेस नहीं है, so it's a little bit of burden on students side. And also the status of literacy of parents is also questioned, is also included in the survey. Yeah, and also the teachers' perspectives. So these are just the trends that we can quote in the answers. The significance of NAS is like to evaluate the progress, to build the gaps that are missed, to improve the teaching standards, and also for the research and development purposes in the future, if at all, if you want to bring any schemes or any other kind of innovative solutions for the society or for the sake of children or teachers, then we can just pick up the trends here in the report and then build the gaps between the things. That's it. Excuse me, sir. I want to add something. Yes. Yeah. सर अभी जो पेंडेमिक की वजह से जो बच्चों का बिल्कुल लैग हो गया है, ब्रिज जो एकदम टूट गया कनेक्टिविटी का, उसके लिए और स्टेट्स का तो पता नहीं, पर दिल्ली में एक अभी समर ब्रेक के टाइम पे भी स्टार्ट हुआ था मिशन बुनियाद करके, जिसमें बच्चों के लिए बेसिक क्लासेस लगाई जा रही है. उनको जो उनका प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन लेवल है पहले वहां से स्टार्ट किया गया था और उसके बेसिस पे उन लोगों का टेस्ट लिया गया है मिशन बुनियाद करके, और उनका टेस्ट हुआ था सीबीएसई के थ्रू. एक लो लेवल का टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया गया था और जो बच्चे मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उनको इंग्लिश मीडियम या और किसी क्लासेस में रेफर किया जा रहा था, अदरवाइज उनकी मिशन बुनियाद की क्लासेस चल रही थी.